हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर जी केमिस्ट्री। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आज हम लोग सीखते हैं बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए यहाँ स्टार्ट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेस आइसोलेटेड गैसेस। अगर तो यहाँ जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ हम लोग देखें तो डी ब्लॉक के साथ क्या कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सीरीज था 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, यानी कि यहाँ पे स्कैंडियम टू जिंक, एट्रियम टू कैडमियम एंड लैंथेनम टू मर्क्यूरी। तो ये हमारे तीन सीरीज थे। 6D सीरीज भी है, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली फुलफिल्ड नहीं है। ये क्या है, तो ये इनकम्प्लीट सीरीज है, इनकम्प्लीट। तो मोस्टली हम लोग इन्हीं तीनों सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो जो जनरल ट्रेंड है वो यही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द एटम। तो जाहिर सी बात है कि साइज ऑफ एटम जब है इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और साइज ऑफ एटम जब डिक्रीज होगा तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग बात करें 3D सीरीज में, तो देखो क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक साइज अप्रोक्सीमेटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग कंपेयर करें तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एस ब्लॉक का लोअर और पी ब्लॉक का हायर, यानी कि डी ब्लॉक जो है, यानी कि 3D सीरीज 4D सीरीज ये जो है ये करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में एस ब्लॉक से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं और पी ब्लॉक से इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से ये इन बिटवीन होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ओके, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्म है वो ये है दी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता, जैसे एस ब्लॉक में या फिर पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये आपको चेंज होता रहता है। तो यहाँ हम लोग देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये क्या हो रहा है, ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, किससे, तो इसके साइज ऑफ एटम से। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखें तो स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा है, स्कैंडियम के बाद क्या आएगा, तो टाइटेनियम, वैनेडियम, इसके बाद क्रोमियम। तो जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ, जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड और है। एक्चुअली क्या होता है कि जब वन इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इन 3D सीरीज एलिमेंट से, एटम से, तो फिर क्या होता है, ये एक्चुअली एनर्जी लेवल कम होने के कारण 3D और 4s का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है। तो जब इनका एनर्जी लेवल कम होता है तो ये एक्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। एक्चुअली जब एक इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर जाता है
तो 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक वैसे ही 3d के पास क्या होता है, तो इसके पास भी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर ऑफ, हम लोग मान ले रहे हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमारे 4s में है और यहाँ पे 3s है, यानी हम लोग यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये एनर्जी गैप कम होने के कारण 4s और 3d में ये आपस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। यानी 4s का इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ चला जाएगा, 3d का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, या फिर ये दूसरे वाले से कर सकता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट, या फिर ये तीसरे वाले से कर सकता है नेक्स्ट। यानी कि ये एनर्जी गैप कम होने के कारण आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो देखो इससे क्या होता है कि अब हमें ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या फिर एक्सचेंज एनर्जी को भी कंसीडर करना पड़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक्सचेंज एनर्जी जो है ये भी अवेलेबल है। तो अब कंडीशन क्या होगा, अगर एक्सचेंज एनर्जी हाई हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी क्या होगा, हाई होगा। अगर एक्सचेंज एनर्जी लो हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी क्या होगा, लो होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्सचेंज एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सचेंज एनर्जी जो है, एक्सचेंज एनर्जी depends upon number of unpaired electrons। तो यहां हम लोग अगर कंसीडर करें टाइटेनियम, तो यहां पे क्या हो गया 3d2 एंड 4s1, फिर हम लोग में आ जाए +1 ले लो, वैनेडियम +1 ले लो, तो यहां पे क्या हो गया 4s1 3d1 4। तो अब यहां पे क्राइटेरिया क्या हो गया कि टाइटेनियम में देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4, तो अब क्या होगा टाइटेनियम से थोड़ा क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा वैनेडियम के बाद क्या आएगा क्रोमियम, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 5, तो डी में 3d5, तो थोड़ा और बढ़ेगा, मैग्नीज थोड़ा और बढ़ेगा, आयरन थोड़ा और बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होने लगता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है ये इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो जिंक है और कॉपर है। यहां ध्यान से देखो इसके पास क्या है 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर के पास क्या है 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है और 3d10 है। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ कंडीशन देखो साइज बड़ा है, जिंक का साइज बड़ा है कॉपर से, तो तुम ये कह दोगे कि सर साइज बड़ा है तो ये साइज वाला जो ट्रेंड है, यानी कि क्या हो जाएगा जिंक का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है हाई होगा और कॉपर का क्या होगा लो होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो 4s2 फुल फील्ड, 3d10 फुल फील्ड, और यहाँ पे क्या हो गया तो ये पार्शियली फील्ड। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होना है अनस्टेबल होना है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d10 में स्टेबल होना है। तो ज्यादा आसान क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट है वो कॉपर के लिए लो हो जाता है और जिंक के लिए हाई हो जाता है। तो IE फर्स्ट फॉर जिंक इज ग्रेटर देन IE फर्स्ट ऑफ कॉपर। तो कॉपर से जिंक का वैल्यू ज्यादा होता है। अब कॉन्सिक्वेंटली चलो जब हमारे पास जिंक क्या हो जाए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी कि अब जिंक +1 है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा 3d10 तो है और 4s1 है, यानी यहाँ 1 से इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है ज्यादा आसान है। वहीं अगर कॉपर का हम लोग देखें तो कॉपर प्लस में क्या है 3d10 है,
और 10 से इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जिंक का ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कॉपर का ज्यादा हो जाएगा और जिंक का लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है यहाँ स्टेबिलिटी के चक्कर में, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। ओके, तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो और पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास है क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है, 4s1 3d5 4s2 एंड 3d5। तो यहां हम लोग अगर क्रोमियम और मैग्नीज में कंपेयर करें, अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू की बात करें तो क्रोमियम यहां से देखो 4s1 से ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या हो जाएगा 3d5 में चला जाएगा। यहां से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो 4s1 एंड 3d5, यानी एक स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है। तो एक स्टेबल से अनस्टेबल होना कोई नहीं चाहता है, यानी कि अब यहाँ कंडीशन क्या होगा, तो क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर होगा मैग्नीज से। अब देखो मैग्नीज के बाद आयरन, यहाँ पे 4s2 एंड 3d6। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आयरन का क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है ये इंक्रीज करता है। अगर हम लोग सेकेंड थर्ड की बात करें तो देखो सेकेंड थर्ड तो अल्टीमेटली इंक्रीज होता जाता है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का छोटा होना। तो इससे क्या होता है, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्टीमेटली क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 4d एंड 5d सीरीज। तो कंडीशन क्या है, 3d। हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि साइज ऑफ 3d इज स्मॉलर देन 4d। तो यहां पे तो साइज क्या हो रहा है, 4d के कंपेयर में साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। यानी कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी ले लो, फेरस, ड्यूथेरियम एंड ऑस्मियम। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा। रीजन क्या हो गया कि यहाँ साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब हम लोग 3d 4d से 5d जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो इंक्रीज इन साइज। और अब देखो कंपैरेटिवली क्या हो गया, साइज नहीं बढ़ रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी हाई। यानी कि अगर हम लोग कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज हो गया, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। तो 5d के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू अल्टीमेटली वेरी हाई हो जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या हो गया, तो इसके पीछे रीजन हो गया कि साइज का इंक्रीज होने की जगह पे डिक्रीज होना, साइज का कांस्टेंट रह जाना और न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाना। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि साइज क्या होगा, अल्टर होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये एब्रप्टली हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू शो करते हैं 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। ठीक है, चलो इनको नोट करो, जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उनको ध्यान से समझो, तो आपको इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नोट करो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करें
तो ये जो है इनके फर्स्ट और लास्ट मेंबर हर एक सीरीज को छोड़ दें तो बाकी सब के सब जो है वो आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कैंडियम जो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, जिंक ये शो करता है +2, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन सब का वेरिएबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है तो देखो NS2 एंड N-1 to D1 to 10 ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअल में क्या होता है कि इनका और इनका जो एनर्जी लेवल गैप है वो बहुत कम है। तो जब एनर्जी गैप बहुत कम है तो S से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद D से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू वेरी लो एनर्जी गैप बिटवीन 3D and 4S subcells, they show वेरिएबल वैलेंसी। और इसके कारण ये क्या करते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो देखो पहले क्या आता है टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम भी ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ता जाता है, यानी कि हम लोग मिडिल तक आएंगे। यहाँ तक क्या मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं वो ये है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही ये मॉलिक्यूल जो है अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ इनका ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखता है। कुछ हैलोजेंस हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा होने के कारण उनके साथ ये क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब आप इसको नोट कर लो। तो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। Chemical properties is according to the reactivity of the elements. The 3D series are more reactive as compared to the 4D and the 5D. यानी कि जो 3D में एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दी 4D एंड 5D। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जैसे हाइलाइट्स के साथ इनका रिएक्टिविटी। तो देखो हाइलाइट्स के साथ ये जनरली क्या करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करते हैं। जैसे टिटेनियम जो है मैक्सिमम +4 में जाता है, वैनेडियम +5 बनाता है, डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ ये +5 बना लेता है, क्रोमियम जो है +6 तक जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है +7 का वो मैग्नीज जो है वो हैलोजेंस के साथ शो नहीं करता है, रादर वो क्या करता है वो आपको कंपाउंड बनाता है MnO3F और ये एग्जिस्ट करता है जहां पे मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। Mn जो है ये MnF7 नहीं बनाता, यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, Mn के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्राई हाइलाइट नहीं बनाते हैं। अगर हम लोग एक्सेप्शन देखें तो फेरस और कोबाल्ट जो है ये आपको ट्राई हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए वैनेडियम जो है ये पेंटा हैलाइड तो बनाता है फ्लोराइड के साथ, लेकिन दूसरे पेंटा हैलाइड्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और वो आसानी से क्या हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस में चले जाते हैं और वो हाइड्रोलिसिस में जाकर के क्या बनाते हैं POX3, यानी कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे ये +5 होता है। यानी कि अगर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ ही मिलेंगे, फ्लोरीन डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, फिर देखो एक इंटरेस्टिंग है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के फ्लोराइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे BF2 है ये अनस्टेबल होता है, या फिर CuF जो है ये भी अनस्टेबल होता है। कॉपर के साथ एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि कॉपर जो है हैलाइड के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आयोडीन के साथ ये अनस्टेबल होता है और ये आसानी से चला जाता है डिसोसिएट होकर के ऑक्सीडाइज होकर के Cu और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे +1 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट कर रहा है और पहले ये क्या था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था। ठीक है, कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये
अनस्टेबल होता है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और ये क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन में जाता है। जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है और कॉपर +2 और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं इनके हाइलाइट्स और इनके कुछ फीचर्स। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑक्साइड्स पे। तो पहले आप इनको नोट करो। नेक्स्ट आते हैं ऑक्साइड्स पे। तो जनरली ऑक्साइड्स जो है 3D सीरीज के या 4D सीरीज के ये एग्जिस्ट होते हैं और ये जनरली ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं सबके होते हैं। जैसे 1 to 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान क्या देना है कि जिनमें ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा, वो क्या होगा, वो लेस आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि वो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा फर्जन्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हाई होंगे, तो फिर क्या करेगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीज जो है बहुत तरह के ऑक्साइड फॉर्म करता है, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो +2, +3, +4 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिनमें ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा वो बेसिक होगा और जिनमें क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, Mn के साथ देखो MnO यहाँ पे +2 है तो ये बेसिक नेचर का होता है, +3, +4, +2, +3 एंड +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को शो कर रहा है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। और यहाँ पे देखो +7 हो गया तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स ने एसिडिक नेचर शो करता है। इस ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो देखो इनमें सब के सब जो है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसलिए ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे एसिडिक नेचर जो है ये शो हो रहा है क्योंकि इनमें देख सकते हो +5, +6 एंड +7 ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। फिर एम्फोटेरिक में ये इंटरमीडिएट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं ऑक्साइड्स के। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में छोटा सा है उसको बता रहा हूं। देखो MnF7 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मैक्सिमम MnF4 बनता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ये +7 नहीं होता है। लेकिन Mn जो है वो ऑक्सीजन के साथ MnO Mn2O7 बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्यों स्टेबल है, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि Mn का जो वैकेंट 3D होता है वो और ऑक्सीजन के पास जो p ऑर्बिटल होता है, p सबसेल होता है, ये दोनों आपस में p पाई d पाई बॉन्डिंग करते हैं और p पाई d पाई बॉन्डिंग के कारण ये इस फॉर्म में यानी कि इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी शो करता है, लेकिन यहाँ पे p पाई d पाई बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर नेचर। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली ये जो 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, इनको बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि एक्चुअली में यहां पे है क्या कि इनके पास वैकेंट और पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। दे हैव वैकेंट और पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल
so they easily form coordination compound. तो ये आसानी से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो FeCl6 -4, ठीक वैसे ही FeCl6 -3। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन आयंस है, ठीक है। और भी देख सकते हो आप CuCN4 -2। तो इस तरह से ये इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसके साथ साथ इनके साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब डी ब्लॉक मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके बीच क्या होता है कि कुछ वैकेंट स्पेस होता है दो एटम्स के बीच, और इन दो एटम्स के बीच फिर क्या होता है, एक छोटे साइज का एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये आकर के इन प्लेसेस पे हियर एंड देयर जमा हो जाते हैं, यहाँ पे आकर के फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहने का मतलब होता है कि इनमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है कि नंबर ऑफ मेटल्स अगर x है तो फिर वो भी क्या होगा, y भी x या फिर y होगा। तो यहाँ पे कोई फिक्सिडिटी नहीं होती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं Fe0.93O, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई होल नंबर रेशियो नहीं है इन दोनों के बीच। तो ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। एक्चुअली डी ब्लॉक का जो डिस्कशन था वो फिनिश्ड हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में एफ ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में ही एंड हो जाएगा। तो चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक। ओके, थैंक यू।